चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी निकाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, एक लिख देते हैं, लिखो क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो 3 ही स्टेप है। क्वेश्चन करना है हम लोग को, वही फॉर्मुलेशन करना है। हाँ बोलेंगे, क्योंकि लिखा पूरा आ ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। लिखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डाइट प्रॉब्लम। डाइट मतलब लिए हो ना तुम लोग? डाइट कभी किए हो तुम लोग? हम किए थे, बड़ा घर जाने लॉकडाउन में 4 टाइम खाना खाते थे, एकदम पूरा मोटे हो गए थे, 80 किलो के हो गए थे। तब फिर डाइट लिए जाके तब जाके 8 kg कम हुआ, 72 kg के हुए हैं अभी। अब तो और कम हो गए होंगे। The objective of a diet problem is to be assertion, ascertain लिख लीजिएगा। प्रॉब्लम is to ascertain, ASCERTIAN, TAIN है, 1 मिनट, TAIN। सर्टन मतलब निश्चितता होगा जाए, कोई भी एक। ए सर्टन मतलब सर्टन मतलब निश्चित, तो असर्टन अनिश्चित। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डाइट, सर्च कर लेना गूगल से, वैसे भी इधर देखो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डाइट प्रॉब्लम इज असर्टेन द क्वांटिटीज ऑफ ए सर्टेन फूड। तुम तो है और यार इसी में लिखो। मेरी आवाज आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे बोलेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डाइट प्रॉब्लम इज टू बी असर्टेन द क्वांटिटीज ऑफ ए सर्टेन फूड। देखो अंजलि लिख लिए, काजल लिख लिए, उसको समझ में आ रहा, तुम लोग को नहीं आ रहा। क्यों? ये सब बहाना है, लिखने नहीं आ रहा तो हमको ब्लेम करना है। हाँ हो गया। दैट शुड हाँ कर रही हो। दैट शुड एज ईटन टू मीट। वैसे भी हम कह रहे थे ना कि हमको बोलने में प्रॉब्लम, बोल ही नहीं पा रहे हैं, बताए थे कल। तो मेरा लैंग्वेज फंस रहा आज, पता नहीं क्यों, अंदर प्रॉब्लम हुआ हमको, तो क्लियर आज आवाज भी नहीं आ पाएगी। ईटन टू सर्टेन न्यूट्रिशन, ईटन टू मील सर्टेन न्यूट्रिशन requirement at a minimum cost, at a minimum cost। हो गया। the consideration डॉट करके, the consideration is limited to milk, the consideration is limited to milk, is limited to milk। हो गया। कॉमा करके लिखिएगा, बीफ BEEF एंड एग, BEEF बीफ एंड एग। BEEF बीफ एंड एग्स, EGGS एग्स। हो गया। एंड विटामिन ABC, एंड विटामिन ABC, A, B, C लिखना। then number of milligram of each, the number of milligram the number of milligram, हो गया। the number of milligram of each of these vitamin
of each of these vitamin contained with each unit of the food is given below. टेबल बनाओ उसके बाद में। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट विटामिन ए बी सी ये 110 और ये कॉस्ट है, इधर कॉस्ट ये वाला बना ले एक और नीचे टेबल 110 100 10 10 10 1 मिलीग्राम 50 ये मिलीग्राम में है सब। और कास्ट RS 1.00 1.110 0.50 टेबल बना लिए। क्वेश्चन है 1 पेज का और आंसर होगा 2 लाइन का। इसमें ऐसे ही करना है। देखो पहला वाला जो इसमें फर्स्ट है ये फॉर्मुलेशन, इधर सुन लो। जो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी हो थोड़ा सा तुम लोग को अजीब लगेगा क्योंकि इसमें लेंदी क्वेश्चन है और थोड़ा फॉर्मुलेट करना, बट इसके जैसे बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, वो बहुत आसान है, वही पूछा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, पूछा गया है ऐसा नहीं है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हो गया? हाँ बना लो, रुके हैं। कहाँ? RS 1 रुपये 1.10 0.5 50 पैसे। इधर देखो इसका समझा देते हैं क्वेश्चन पहले, तब फिर हम कर लेते हैं। 1 लाइन का आंसर है इसका, मतलब अभी कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है। हो गया? फिर नीचे लिखो इसके बाद में व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ फॉर्मुलेशन, व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन दिस प्रॉब्लम। देखो कह रहा है कि ये जो एक दिखाया गया डाइट प्रॉब्लम का, कोई आदमी डाइट ले रहा है, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन दे दिया गया 3 तरह का ABC। समझ में आ रहा है कि कह रहा है कि 1 गैलन मिल्क पिएगा
और 1 पाउंड बीफ और 1 दर्जन एग, तो उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेली। देखना इनमें से मतलब इन तीनों को मिलेगा तो क्या उसको कितना कैलोरी मिलेगा, 1 मिलीग्राम। ठीक है, मतलब अगर वो 1 गैलन मिल्क लेता है और 1 पाउंड बीफ और 10 दर्जन एग खाता है, तो उसको मिनिमम कितना चाहिए कैलोरी, 1 मिलीग्राम। ठीक है, और 100 गैलन मिल्क और 10 पाउंड बीफ है बीफ जो भी हो सर्च कर लेना। बीफ मतलब जानते हो क्या हो? वैसे भी देखो गाय का ये सब ना फॉरेन कंट्री के ये सब क्वेश्चन बनाते हैं, तो वहाँ सब आम बात है। हम लोग जो बुक पढ़ते हैं कोई इंडिया थोड़ी है, वो सब फॉरेन वाले ही हैं, तो क्वेश्चन वही डालते हैं। और जो भी है सारा बुक हम लोग स्पेशली देखा जाए तो कोई इंडियन राइटर थोड़ी लिखा है, जो लिखा होगा ये तो मॉडिफाइड किए गए हैं, यहाँ के अपना नाम डाल देते हैं। तो इंडियन में वैसे जल्दी कोई क्वेश्चन इस टाइप का नहीं डालेगा, तो फॉरेन वाले ही डालते हैं। तो बीफ मतलब गाय का होता है, ठीक है, जो भी है। और वैसे यहाँ कोई कौन लेगा भाई ये सब लोग देखो 100 गैलन ऑफ मिल्क और 10 पाउंड ऑफ बीफ एंड 10 दर्जन ऑफ एग, दर्जन कह रहे हैं, डजन मतलब वही दर्जन ही बोलते हैं। तो 12 दर्जन कितना होगा, 144, क्यों, और 12 दर्जन में 120, कितना एग, 120 एग। तो कितना कैलोरी मिल रहा है, उसको रिक्वायरमेंट चाहिए 50। जो कास्ट दिया है ये टेबल उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। तो अगर जो हम मान लेते हैं क्वेश्चन में कि लेट द गैलन ऑफ मिल्क बी x1, हम मान लेते हैं कि x1 और पाउंड ऑफ बी x2 एंड दर्जन ऑफ x3, तो टोटल कास्ट क्या होगा डाइट का देखा जाए तो इसके लिए क्या होगा 1x1 प्लस 1.10 x2 प्लस 0.5 x3, ये क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा कि नहीं। और देखो x1 प्लस x2 प्लस 10 x3 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम इतना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या साइन लगाएंगे, लेस, ये ग्रेटर इक्वल टू मिनिमम। ऐसे ये वाला क्या होगा 100x1 प्लस 10x2 प्लस 10x3 ग्रेटर इक्वल टू 50, क्योंकि मिनिमम बोला ना, कम से कम 50 चाहिए, उससे ज़्यादा भी ले सकता है। ठीक है, तो लिखो लेट, हाँ एंड सोल्यूशन में लेट x1, x2, x3, let x1, x2, x3 be the number of gallon of milk, be the number of gallon of milk, be the गैलन, be the number of gallon of milk हो गया। और x2 क्या होगा, नंबर ऑफ पाउंड ऑफ बीफ, नंबर ऑफ पाउंड्स लिखो, नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ बीफ, एंड ये क्या होगा x3 नंबर ऑफ डजन ऑफ एग रिस्पेक्टिवली। अरे भाई लेट x1, x2, x3 be the number of gallon of milk and pound of beef and dozen of egg रिस्पेक्टिवली। नंबर सब बता रहा है कि कितने नंबर होंगे, क्वांटिटी ले लिया गया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन ये कास्ट दिया है, तो कास्ट क्या होगा, देन टोटल जो कास्ट होगा, टोटल नंबर ऑफ गैलन ऑफ मिल्क क्या है x1, और मिल्क के लिए जो कास्ट क्या होगा 1, तो क्या होगा 1x1, टोटल नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ बीफ क्या है x2, और इसका कास्ट क्या होगा 1.10, तो 1.10 x2 प्लस टोटल नंबर ऑफ डजन ऑफ एग कितना है x3 माने हैं, और इसका कास्ट क्या है 0.50, ये x3। तो कॉस्ट निकल गया, इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो कॉस्ट निकला, दैट मीन्स कॉस्ट को ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये निकला x1 प्लस 1.10 x2 प्लस 0.50 x3। ठीक है, लिखो हो गया। इस टू दी लिखना, इससे आगे इस टू दी मिनिमम, मिनिमाइज या जो भी लिखना,
is to the minimize under the condition is to the minimize under the condition is to the minimize under the condition। देखो टोटल नंबर ऑफ गैलन ऑफ मिल्क x1 माने थे, तो देखना ध्यान से, इस केस में जब विटामिन ए के लिए देखा जाएगा तो क्या होगा 1 इंटू x1, और टोटल नंबर ऑफ पाउंड ऑफ बीफ क्या था x2, तो क्या होगा 1 इंटू x2, और डजन ऑफ मिल्क क्या है, ये टोटल मतलब जो कैलोरी जो हम लोग डाइट ले रहे हैं, जो कोई भी इंसान जो डाइट ले रहा है वो निकाला जा रहा है कि उसको कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो कितना x1 ये ऑफ गैलन ऑफ मिल्क, x2 पाउंड ऑफ बीफ एंड 10x3 क्या होगा 10x3, ये क्या होगा डजन ऑफ x, और ये क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 1। तो पहला जो मिला x1 प्लस x2 प्लस 10x3 ये क्या होगा ग्रेटर देन 1, लिखो। एंड से दूसरा देखो क्या होगा 100x1 प्लस 10x2 प्लस क्या होगा जी 50 ना। अच्छा मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर जहां मैक्सिमम देता तब क्या लिखते, लेस हो जाता तुरंत, ये ग्रेटर है ना लेस हो जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या होगा 10 ऑफ x1 प्लस 100 ऑफ x2 प्लस 10 ऑफ x3 ये 10 लिख लो, 3 इक्वेशन। और इसी को क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स या सब्जेक्टेड टू द कंडीशन एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होगा x1 ग्रेटर देन 0 x2, समझ में आया, बस कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और क्या, हाँ बस फॉर्मुलेट करना है, वही तो कह रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान है, खाली क्वेश्चन लेंदी है लेकिन हाँ बस खाली फॉर्मुलेट करना था। तो देखो फॉर्मुलेट जो किए हैं, जो जेड निकला है कॉस्ट, ये जेड होगा ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये आया, क्या हुआ हाँ 3 इक्वेशन मिला है, इसे क्या बोलेंगे काजल कॉन्स्टेंट्स या सब्जेक्टेड टू द कंडीशन और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, यही लिखना था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से, सेम वे ये सोल्यूशन हो गया, 5 नंबर में ऐसे आएगा। तो क्वेश्चन देख के छोड़ के भाग जाना मत जाना है, क्वेश्चन इसका बहुत आसान आता है, खूब बड़ा बड़ा आएगा, लेकिन उसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2-3 लाइन का आंसर आएगा, कभी मान लो 5-6 लाइन का हो जाए, ठीक है। अब यही देख लो, इसको मिटाएं, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वे, भावना तुम्हारा तो लाए नहीं है भावना नाम है, भावना आगे क्या है मिस सिंह। ऐसा हम कंफ्यूज थे इसलिए कि हम तुमको कौन सा नोट्स दे, मेरे पास है सारा नोट्स। तो तुमको जैसे देखो मेरे पास जैम वाला जो था मटेरियल मैं निकलवाया था, वो स्पेशली मैं बीएससी 2016 में पास किया हूँ, तो उस समय सब गायब हो गया, कोई है नहीं, लेकिन मेरे पास सब नोट्स था किसका नेट का यार, अब वही सब सिलेबस तुम्हारा जैम का भी है। मतलब अगर जो तुम नेट का पढ़ते हो थोड़ा सा क्या है जैम का कम है, नेट का थोड़ा ज़्यादा है, पता है ना। तो बाकी ग्रुप थ्योरी रियल एनालिसिस तो सेम है, तो हम तुमको ग्रुप का नोट्स दे देंगे, रियल का नोट देंगे, तुम फोटोकॉपी करा लेना अपना। इंटीग्रल कैलकुलस का ले लेना तो है, तो उसको तुमको हम दे देंगे, तुम उसको रखे रहना, हमको ज़रूरत नहीं है। लीनियर अलजेब्रा का भी है, ले लेना, वो तो सब
और तुमको ऐसा नोट्स देंगे ना कि तुमको सारा उसी से आएगा और कहीं आएगा नहीं, मतलब वो सब पढ़ लोगे तो अपने आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। लेकिन हाँ, उसको फोटो कॉपी करा के दे देना, क्योंकि वो सब हमारा काम आता है ना, सब हम पढ़ाते हैं और तुरंत नहीं, मतलब करा के दे देना। तुमको एक एक करके देंगे हम, सारा नहीं ऐसे एक एक करके देंगे, एक एक कराते। ऐसा कहीं लेके भाग उग जाओगे तो हाँ दिक्कत है। हम कहाँ खोजेंगे तुमको। वैसे भी किसी भरोसा नहीं है, खाली काजल पे है भरोसा। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखवा देते हैं क्या जी, कि मतलब बोल दे। ये तो आएगा ही नहीं क्वेश्चन यार, मतलब इतना 2 बार लिखेंगे तब भी इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखो। देख रहे हो इतना बड़ा क्वेश्चन है, खाली यहाँ से यहाँ तक हम लिखवा दे रहे हैं, तब क्वेश्चन आएगा ही नहीं एक बार में, क्यों रहने दें। नहीं लिखो लिखो, तुम लोग को सलूशन लिखना है इसका, पीटेंगे, क्वेश्चन भी लिखना है, लिखो। ए फर्म FIRM, फर्म मतलब कोई कंपनी या कोई भी जो है, ठीक है। फर्म मतलब जैसे मुर्गी का फार्म होता है ना, देखे हो। हाँ, तो लिखो ए फर्म कैन प्रोड्यूस। वैसे फर्म मतलब फार्म नहीं होता मुर्गी का, फर्म मतलब कोई कंपनी होती है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने, जैसे कपड़ा हुआ, क्लॉथ हुआ, हैट हुआ, जैकेट हुआ, मफलर हुआ, हैंड्स ग्लव हुआ, ये सब, ठीक है। ए फर्म कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ क्लॉथ से A, B एंड C। हाँ कैपिटल है, जैसे विटामिन वाला लिखे थे, 3 टाइप के विटामिन मिल रहे थे। तो कोई भी एक फर्म है, कोई एक कंपनी है जो 3 टाइप के क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है, टाइप A, टाइप B और टाइप C, ठीक है। समझते जाना। उसके आगे लिखना 3 काइंड्स ऑफ ऊल, WOOL, ऊल मतलब समझ रहे हैं ना, प्रेस जो इस्त्री कपड़ा करते हो ना, इस्त्री कपड़ा प्रेस किए हो ना, तो जब प्रेस वाला देखते हो अंदर लिखा रहता है नायलॉन ऊल का। अरे क्या, जहाँ कॉटन के जगह पे ऊल कर दोगे तो अपने आप जल जाएगा। तो जब उसको कपड़े को प्रेस किया जाता है तो उस पर लगा दिया जाता है, जैसा कपड़ा है उसी के हिसाब से एडजस्ट करके। तो ऊल टाइप भी कपड़े आते हैं, नायलॉन टाइप भी आते हैं, ठीक है। तुम जाके कर मत देना, नहीं तो सब जल जाएगा। 3 kinds of wool are required for it। पहले जब हम देखें हमको समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या है, फिर बाद में देखें। एक्चुअली ना, जैसे कोई भी चीज़ ना उतना ध्यान माइंड में ही नहीं आता। तो क्लॉथ क्या, जब कॉटन देखो, कॉटन में कितना भी हीट हो जाए प्रेस, वो कभी नहीं जलेगा, मतलब वो और शाइन देगा। लेकिन अगर जो कोई दूसरा जैसे नॉयलॉन हुआ या ऊल टाइप, वो तुरंत पकड़ लेगा। तो मेरा खुद कितना ऐसे जल गया। तो जब भी करते थे तो हमेशा ऊल पे ही लेके करते थे। ऊल पे मतलब कम, एकदम हल्का होता है, एक कूल भी होता है, ऊल कूल। चलो क्या लिखना है, 3 kinds of wool are required for it, हो गया। फिर लिखना से रेड ऊल, ग्रीन ऊल एंड ब्लू ऊल। 3 टाइप के ऊल्स रिक्वायर्ड है। कौन कौन सा? रेड ऊल, ग्रीन ऊल और ब्लू ऊल, ठीक है। फिर लिखना 1 unit length of type A, 1 unit length of type A, 1 unit length of type A, cloth need 2 yard। यार्ड मतलब समझ रहे हो, जैसे हम लोग यहाँ मीटर में नापते हैं ना, फॉरेन में यार्ड चलता है।
यार्ड एक यूनिट है कपड़ा मेजरमेंट, कोई भी क्लास लें तो जैसे हम लोग यहाँ मीटर में लेते हैं ना सेंटीमीटर, तो फॉरेन में क्या है यार्ड में मापते हैं। यार्ड एक लंबाई है मापने का यूनिट है, ठीक है। तो लिखो 1 यूनिट लेंथ ऑफ टाइप ए क्लॉथ नीड्स 2 यार्ड ऑफ रेड वूल। मतलब टाइप ए का 1 यूनिट लेंथ तैयार करने के लिए 2 यार्ड रेड वूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड 3 यार्ड ऑफ ब्लू वूल देखो जो टाइप ए का 1 यूनिट लेंथ तैयार करने के लिए दो टाइप के यूल मिल रहे हैं, कौन कौन सा, और 2 यार्ड ऑफ रेड और 3 यार्ड ऑफ ब्लू है ना। हाँ, फिर लिखना है नीचे कॉमा करके 1 यूनिट लेंथ ऑफ टाइप बी, 1 यूनिट लेंथ ऑफ टाइप बी क्लॉथ्स need 3 यार्ड ऑफ रेड वूल, 3 यार्ड ऑफ रेड वूल, 2 यार्ड ऑफ ग्रीन वूल। टू यार्ड ऑफ ग्रीन वूल हो गया, ग्रीन वूल एंड 2 यार्ड्स ऑफ ब्लू, 2 यार्ड्स ऑफ ब्लू, YARDS हो गया। देखो इधर इसका कहने का मतलब है कि टाइप ए का 1 यूनिट लेंथ जो क्लास तैयार करने के लिए 2 यार्ड आप लोग का रेड वूल लग रहा है और 3 यार्ड क्या लग रहा है, ब्लू वूल। ग्रीन नहीं लग रहा है, ग्रीन के लिए 0 हो जाएगा, क्यों। फिर टाइप बी के लिए 3 यार्ड रेड लग रहा है, 2 यार्ड ग्रीन लग रहा है और 2 यार्ड ब्लू लग रहा है, ठीक है। फिर यूनिट ऑफ टाइप सी 1 लिखना, 1 यूनिट ऑफ टाइप सी, 1 यूनिट ऑफ टाइप सी क्लॉथ, 1 unit of type C cloth needs 5 yard of green wool, 5 yards of green wool and 4 yard of blue wool। हो गया, 4 यार्ड्स ऑफ ब्लू, BLUE ब्लू वूल हो गया, 4 यार्ड ऑफ ब्लू वूल। अब देखना ध्यान से, जो फर्म है, जो मतलब कंपनी है, उसके पास मैक्सिमम जो स्टॉक है, मैक्सिमम बोला नहीं, बोला लिखो, द फर्म है जो ओनली स्टॉक, उसके आगे लिखो द फर्म हैज ओनली ए स्टॉक ऑफ 8 यार्ड ऑफ रेड वूल। मतलब उस कंपनी के पास खाली 8 ही यार्ड कपड़ा है रेड टाइप का वूल वाला जो है, ठीक है, रेड वूल। द फर्म हैज ओनली ए स्टॉक ऑफ 8 यार्ड ऑफ रेड वूल हो गया। फिर कॉमा करके 10 यार्ड ऑफ ग्रीन वूल, 10 यार्ड ऑफ ग्रीन वूल एंड 15 यार्ड ऑफ ब्लू वूल हो गया। तो मान लेंगे लेट x1, x2, x3 विद टाइप ऑफ 3 क्लास, क्यों। फिर देखेंगे कि ध्यान से सारा चीज़ें एक एक चीज़ से होता जाएगा। अभी पहले उसके आगे लिखो, अभी
इसके पास ये जो फर्म है, इसके पास ये समझ में आया कि खाली 8 यार्ड रेड वूल है और 10 यार्ड खाली ग्रीन वूल है और 15 यार्ड खाली ब्लू है। नीचे लिखना इट एज्यूम दैट अभी तो एक हिस्सा लिखे आप लोग क्वेश्चन का। इट एज्यूम दैट नहीं हो गया जी। इट एज्यूम दैट द इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 यूनिट लेंथ of type A cloth is Rs 3 rupees। जो इनकम हो रहा है 1 यूनिट यार्ड के लिए क्लास टाइप ए के लिए वो कितना हो रहा है 3 रुपए, ठीक है। एंड टाइप बी क्लास इज 5 रुपी एंड टाइप सी क्लास इज 4 रुपीज। 1 यूनिट लेंथ ऑफ टाइप ए क्लास Rs 3 रुपए, ऑफ टाइप बी क्लास 5 रुपीज एंड ऑफ टाइप सी क्लास इज Rs 4 रुपीज या रुपीज 4 जो भी। पहला 3 3 5 4 टाइप ए 3 रुपए, टाइप बी 5 रुपए, टाइप सी 4 रुपए, ठीक है। पहला नंबर उसमें पहला नंबर क्या क्या कैलकुलेट करना वो बता रहा है। कह रहा है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हो गया। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सेकंड लिखो डिटरमाइन हाउ द फर्म should use the available material so as to maximize the income from the finished cloth। हो गया। देखो कह रहा क्वेश्चन, कह रहा सबसे पहले जो ये पूरा क्वेश्चन दिया है उसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करिए, ठीक है। और फिर ये बताइए कि ये जो कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही 3 टाइप क्लास ए, क्लास बी और टाइप सी जो है उसको प्रोड्यूस करने में उसका मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम कितना इनकम कितना प्रॉफिट निकल रहा है। प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड। क्यों? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। सॉल्यूशन लिखो तुम लोग, टेबल बना देंगे अपने आप, तुम लोग कर ले जाओगे, ठीक है। क्या क्या दिया है देखना ध्यान से तुम लोग। सबसे पहले काइंड्स ऑफ वूल, वूल के प्रकार कितने टाइप के दिए हैं, कौन कौन सा है, ग्रीन, रेड, टाइप ऑफ वूल कितने 3 तरह के दिया गया है। कौन कौन सा, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, ग्रीन, वो तो टाइप दिया है, ये काइंड ऑफ वूल, वूल कितना, रेड वूल, ग्रीन वूल और ब्लू वूल। देखो अब फिर टाइप ऑफ क्लॉथ, टाइप ऑफ क्लॉथ ये कितने टाइप के दिए हैं, 3 टाइप के दिए हैं। क्यों? मान लो इसमें 3 टाइप के दिए हैं ऐसे, ए और बी और सी। हम मान लेंगे लेट x1 be the type of class A, x2 be the type of class B and x3 be the type of class C, ठीक है। तो टाइप ए में रेड वाला कितना यूज हुआ था, देखो चेक करो। टाइप ए में रेड वाला 2 ना, और ग्रीन वाला
ग्रीन नहीं है तो 0 हो जाएगा। और ब्लू वाला क्यों? टाइप ए में, ठीक है। और टाइप बी में देखो, ठीक है। और टाइप सी में देखो क्या 5, ग्रीन 5 और रेड 0 है ना, तो जो 0 होगा उसको 0 लिखेंगे, ठीक है। मतलब जो लिया गया है नहीं 0 उसके। यहाँ तक तो समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? टेबल समझ में आ रहा है ना? अब जो हम लोग को ये अब बता दिया था कि फर्म में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक उसके पास, जो स्टॉक बताया था ना कि रेड वाले के पास कितना है, 8 है, 10 रेड के लिए है, सॉरी हाँ 8 रेड है, 10 ग्रीन है और स्टॉक जैसे इन्हीं के पास ये जो कपड़े की स्टॉक है होगा ना, एक मैक्सिमम की इतना स्टॉक है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही चीज़ स्टॉक ऑफ ऊल अवेलेबल विद द फर्म, अभी LABL अवेलेबल विद द फर्म इन यार्ड में है ना, इन यार्ड्स। पहले के लिए देखो रेड कितना है, 8 है ना, देखो रेड वाला 8 है, क्वेश्चन पढ़ो। और ब्लू वाला कितना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो इनकम हो रहा है टाइप ए वाले में कितना मिल रहा है, नीचे देखो, इनकम फ्रॉम द यूनिट लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना हो रहा है टाइप ए वाले में, 3 रुपए ना, और इसमें 5 रुपए, और इसमें, ठीक है। तो लेट x1 x2 x3 बी द टाइप ऑफ द क्लास A B C, देन द टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 3x1 5x2 प्लस 4x3 होगा ना टोटल प्रॉफिट। क्यों? अब देखो रेड टाइप के कितने, इधर देखो तुम लोग, रेड टाइप के कितने ऊल स्टॉक में होंगे, देखो इसके लिए क्या होगा, 2x1 प्लस 3x2 और 0 × x3। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा देखना ध्यान से, लेस होगा कि ग्रेटर होगा, देखना ध्यान से, क्योंकि ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ओनली अवेलेबल, ओनली मतलब इससे ज़्यादा है नहीं, तो ये ज़्यादा ही बताएगा, मतलब इसके पास इतना है, तो क्या होगा, लेस। 8 भी हो सकता है, 8 से कम, बट 8 से ज़्यादा नहीं है, तो जो भी इक्वालिटी होगा वो लेस में लिखेंगे। पहले टेबल बनाओ। हाँ और क्या, नहीं उस पिछले वाले क्वेश्चन में टेबल दिया था, इस वाले में बना दिए हैं। अब टेबल बना देंगे तो आप लोग आसानी से फार्मूलेट कर ले जाओगे। नहीं, इसके पहले वाले में दिया था क्वेश्चन ऑलरेडी टेबल, कभी कभी देता है, कभी कभी बनाना पड़ता है, ठीक है। पहले लिख लो, टेबल बना लो। ये तो जैसे साथ फेरा लेते हैं लेके साथ साथ घूमना पड़ रहा है। क्यों? बड़ा दुखद बात है ये सब, इमोशंस के साथ खेलते हैं। इधर जाओ तो इधर घूम रहा है, उधर जाओ तो उधर घूम रहा है। तो अब तुम लोग फॉर्मुलेट कर लोगे ना, घर से करके आना, ठीक है। हाँ, इसको घर से करके आना, और ऐसे टेबल बनाया है तो टेबल लाने देते हैं, कल फिर से करा देंगे। हाँ पता नहीं मैम, हमें बताएंगे जिस अकॉर्डिंग। और हाँ, कल आप लोग को LPP नहीं चलेगा, कल चलेगा आप लोग को डायनेमिक्स और कॉम्प्लेक्स दोनों लेके आना, ठीक है। दोनों ये भी लेके आएंगे क्या